सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पुटेशन के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेडिकल सर्जिकल में पूछा भी गया है लास्ट ईयर एग्जाम में। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को देखिए। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सो एम्पुटेशन इज अ पार्शियली और टोटली रिमूवल ऑफ एक्सट्रीमिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो बॉडी का कोई सा भी पार्ट होता है उसको या तो पार्शियली या तो उस पार्ट का कोई सा अंग या फिर पूरी तरह से जो एक बॉडी का पार्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव कर देना, उसे हम कहते हैं एम्पुटेशन। इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे कि एम्पुटेशन इज अ रिमूवल ऑफ लिम्ब पार्ट और टोटल फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हमारी बॉडी होती है उससे जो हमारा लिम्स वाला पोर्शन होता है उसको रिमूव कर देना। ठीक है, और इसकी आगे की लाइन का हम डिस्कस कर ले तो क्या होती है, द एम्पुटेशन ऑफ लोअर लिम्ब आर मोर कॉमन देन दिस ऑफ अपर लिम्स। यानी कि जो लोअर लिम्ब होते हैं बॉडी के वो ज़्यादा एम्पुटेशन में आते हैं। मतलब वो पार्ट हमारी बॉडी बॉडी से ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा ऐसी कंडीशन फंसती है जहाँ पर हमें जो लोअर लिम्ब होते हैं उन्हें रिमूव करना पड़ता है एज कंपेरिजन टू अपर लिम्स। जो अपर लिम्स होते हैं उनसे ज़्यादा हमें जो लोअर लिम्ब होता है उन्हीं में एम्पुटेशन कराने की जो कंडीशन होती है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो सर्च करने पर यह पता लगाया गया था, तब ये डेफिनेशन लिखी गई है कि जो लोअर लिम्स होते हैं आमतौर पर इंसानों के वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन दी अपर लिम्स, इसलिए जो लोअर लिम्ब होता है उनका एम्पुटेशन ज़्यादा होता है। मतलब अब बात करते हैं एम्पुटेशन कब होता है। तो एम्पुटेशन उस टाइम पे होता है, मतलब या तो उस पार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऐसा तो नहीं हर बॉडी के पार्ट की हमें ज़रूरत तो लगती है, पर किसी कारणवश अगर उस पार्ट में इन्फेक्शन लग जाता है, गैंग्रीन हो जाती है या फिर वहाँ का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और उसके कारण से दूसरा जो एरिया होता है उसके पास का वो उसे भी इन्फेक्टेड करता है, तो दूसरे बॉडी के पार्ट को बचाने के लिए हमें जिस पार्ट में इन्फेक्शन लगता है उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है और उसे ही एम्पुटेशन कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें एज फैक्टर्स की। तो पार्टिकुलर इसमें ऐसा एज का कोई डिफरेंस नहीं होता है कि उसी एज का एम्पुटेशन होता है। तो लेकिन फिर भी अगर एज देखा जाए तो 50 से 70 ईयर में नेचुरली जो होता है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे टाइम पर ही बॉडी के पार्ट्स में जो लेट रहती है ब्लड का फ्लो जो रहता है वो रुक जाता है या फिर दूसरी कोई सी प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन वगैरह लग सकते हैं। यंग एज में ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि यंग एज में सभी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, इसलिए जो इसका एज फैक्टर इसमें दिखाया जा रहा है वो होता है 50 to 70 ईयर्स। और जेंडर की हम बात कर ले तो इसमें 25% तो फीमेल्स के लिए दिखाया गया है और 75% मेल्स के लिए। वहीं लिम्स की बात कर लें तो अपर लिम्स में 15% इम्पुटेशन होता है और जो लोअर लिम्प होता है वो 85% होता है। हमने प्रीवियस में डिस्कस कर लिया कि जो लोअर लिम्प होता है उनका ज़्यादा इम्पुटेशन होता है एज़ कम्पेयर टू अपर लिम्स। ठीक है, तो ये बताया गया है नेचुरल। अगर कोई नेचुरल कोई सी कंडीशन ऐसी ऐसा हादसा होता है तो ऐसे टाइम पे ये चीज़ें जो होती है फैक्ट जो होते हैं वो काम आते हैं। बाकी अगर एक्सीडेंटल किसी का इम्पुटेशन होता है या दूसरे कारणवश होता है तो उसमें ये चीज़ मायने नहीं रखती है। चलिए वहीं अब हम बात कर लेते हैं इसके क्योजेस की कि किन किन कंडीशन में इम्पुटेशन कराना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो क्योज आता है वो आता है एक्सीडेंटल क्योजेस। अब एक्सीडेंटल क्योजेस कैसे आएगा कि मान लीजिए एक्सीडेंट के टाइम पर अगर कोई सा आपका हाथ या फिर आपकी फिंगर या कोई सा अदर बॉडी पार्ट्स जो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि अब काम नहीं कर पाएगा, या तो वो बॉडी के एक हिस्से में ऐसे लटकता रहेगा या फिर वो दूसरी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगा, तो ऐसे टाइम पे इम्पुटेशन करने की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट होता है एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हॉट एंड कोल्ड में जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है, तो हॉट के कारण ज़्यादा कोल्ड के कारण भी जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो सकती है और वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है उसके कारण डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी एम्पुटेशन उस पार्ट का कराना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्योज होता है गैंग्रीन। अब गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन में बॉडी का कोई सा एक पार्ट जो होता है वो पूरी तरह से सड़ने लगता है और वो गलने लगता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही एक अलग सी बदबू भी आती है और जो गैंग्रीन होता है वो धीरे धीरे फैलता है। यानी अगर आपके किसी एक लेग में हुआ है तो वहाँ से फैलते फैलते दूसरे उधर पार्ट्स को भी इन्फेक्टेड करता जाएगा। गैंग्रीन पे पूरा वीडियो रिकॉर्ड हमने कर दिया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बच्चे से जाकर टॉपिक समझ सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी की किसी भी पार्ट में सीवियर इन्फेक्शन लग चुका है और उसके कारण वहाँ पर जो पार्ट है वो सड़ने लग चुका है, वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी है, तो ऐसे भी टाइम पे भी जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। अगला आता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो अगर कहीं भी ट्यूमर देखने को मिलता है तो उस एरिया को भी कट किया जाता है, जैसे बहुत जगह पर ट्यूमर हो जाता है तो उस पार्ट को पूरी तरह से पार्शियली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़ पाए। वहीं अगला क्योजेज होता है नर्व इंजरी। अगर कहीं पे नर्व इंजरी है तो वहाँ पर भी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी और ऐसे टाइम पे नेक्रोसिस की कंडीशन बन जाएगी, सेल्स की डेथ होने लगेगी, तो इस कारण से भी उस पार्ट को अलग करना पड़ सकता है। वहीं डायबिटीज़ मलाइटिस की कंडीशन में भी करना पड़ सकता है। अब डायबिटीज़ मलाइटिस में क्या होगा, अगर किसी को वुंड है, किसी को वुंड ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पाएगा, तो इस कारण से भी वहाँ का इम्पुटेशन करना पड़ता है ताकि वो वहाँ पर हील होकर प्रॉब्लम क्रिएट ना कर पाए। वहीं ट्यूमर या फिर कोई गन शूट हुआ है, डाइटरी डिफिशियंसीज अगर होती है तब भी एम्पुटेशन की कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट है कोई सी एट्रियल डिसीज़ है तो उसके कारण भी वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर भी एम्पुटेशन की आवश्यकता हो सकती है। वहीं अगर पेशेंट का कोई सा बॉडी पार्ट बर्न हो जाता है, इतना बर्न हो जाता है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उस पार्ट को भी रिमूव करना
अच्छा होता है और बॉडी से पार्ट को रिमूव करने को ही एम्पुटेशन कहते हैं। साथ ही एक और केसेस होता है वुंड। अगर किसी का वुंड जो है वो ज़्यादा ही हो चुका है, वो ठीक नहीं हो पाता है, लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता है, और साथ ही वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं और अलग अलग प्रकार की वहाँ पर सड़न लगने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी एम्पुटेशन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को लिखना है एग्जाम में टाइप्स ऑफ एम्पुटेशंस, यानी कि कितने टाइप्स के एम्पुटेशंस होते हैं। तो पहला होता है क्लोज्ड एम्पुटेशन और दूसरा होता है ओपन एम्पुटेशन। चलिए अब ब्रीफली समझ लेते हैं ओपन एम्पुटेशन क्या होता है। तो इट इज़ डन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड परफॉर्म अंटिल द इन्फेक्शन बिकम क्लियर एंड स्किन बिकम हेल्थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी वुंड वाला पार्ट यानी जो भी इन्फेक्शन पार्ट होता है उसे तब तक ओपनली रखा जाता है जब तक कि उसमें से पस ना निकलने लग जाए। तो मतलब जब तक कि वहाँ पर पस जो होता है वो पूरी तरह से सिक्रेट हो जाता है, या यूँ बोल सकते हैं कि पूरी तरह से जो वो वुंड है और इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से सूख जाए, तो उसे ओपन रखा जाता है, क्योंकि उसे आप पेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा पस जो होता है वो फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा पस वहाँ से निकलता है। तो जब तक वो पूरा पस निकल नहीं जाए, जब तक वहाँ की सारी गंदगी साफ नहीं हो जाती है, तो उस पार्ट को पूरी तरह से ओपन रखा जाता है। आया समझ में? तो ओपन इम्पुटेशन में क्या होता है, जब तक कि वहाँ का जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक उसे पूरी तरह से ओपन रखा जाता है। अगला क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्किन इज लेफ्ट ओपन फॉर ड्रेनेज एंड स्किन ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू प्रिवेंट रिट्रैक्शन। वही बताया गया है कि जब तक कि उसमें से ड्रेनेज जो होता है वो निकलता रहता है, यानी कि ऐसा कोई सा पार्ट। तो सर्जरी के बाद भी कुछ एरिया ऐसा होता है जैसे कि जो गैंग्रीन होती है वो हो गया, तो जो सर्जरी होती है, जैसे कोई सी भी सर्जरी होती है, तो उस घाव को, उस एरिया को पूरी तरह से ओपन रखा जाता है, उसे क्लोज नहीं करते हैं, ताकि वो पूरी तरह से ओपनली ही हील हो जाए, वहाँ पर सूख जाए। उसे पूरी तरह से ओपनली रखा जाता है, क्योंकि उसमें से पस फॉर्मेशन होता है, और जब पस फॉर्मेशन वाली जगह को आप क्लोज कर देते हैं तो वहाँ पर और भी ज़्यादा वो गदगदा जाता है। चलिए अब दूसरा टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है क्लोज्ड एम्पुटेशन। तो क्लोज्ड एम्पुटेशन क्या होता है ना, क्लोज्ड एम्पुटेशन में क्या होता है, क्लोज्ड एम्पुटेशन फ्लैप आर फेशनोट एंड आर क्लोज primarily along with सर्जरी। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन की लेयर होती है उसी से उस एरिया को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब इसे ओपन रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इस एम्पुटेशन को इसे स्किन से ही क्लोज्ड कर दिया जाता है। जो हमने उधर बात की थी ओपन एम्पुटेशन की, तो उसको ओपन रखा जाता है लेकिन उसको स्किन से क्लोज नहीं किया जाता है, वो पूरी तरह से ओपन रहता है। लेकिन क्लोज्ड इम्पुटेशन को स्किन के जो फोल्ड्स रहते हैं उनसे फोल्ड करके क्लोज कर दिया जाता है, क्योंकि जो ओपन इम्पुटेशन था उसमें जो सर्जरी वाला एरिया जो होता है, जब तक कि पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता है तब तक पूरा सूखा नहीं जाता, उसे ओपन रखा जाता है। बट पार्शली ओपन को भी कवर किया जाता है बैंडेजेस वगैरह से, यूं उसे पूरी तरह से ओपन नहीं रखते, उसको थोड़ा सा बैंडेज वगैरह से ओपन रखा जाता है। अब क्लोज्ड एम्पुटेशन में क्या होता है, इसको पूरी तरह से स्किन के फोल्ड से ही क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसे क्लोज्ड एम्पुटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट बात होती है एम्पुटेशन इन विच वन और टू ब्रॉड फ्लैप ऑफ मस्कुलर एंड कंटिन्यूस टिश्यू आर रिटेन टू फॉर्म द कवर ओवर द एंड ऑफ द बोन। मतलब क्या है, तो जो वुंड का एंड होता है, जो लास्ट होता है, उसे स्किन से कवर कर दिया जाता है, और इसे बोलते हैं क्लोज्ड एम्पुटेशन, और इट इज़ डन व्हेन देयर इज नो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये कब किया जाता है, जब हमें वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं दिखता है, उसके बाद में ये क्लोज्ड इम्पुटेशन किया जाता है। अगर इन्फेक्शन वहाँ पर प्रेजेंट हो तो वही हमें ओपन इम्पुटेशन करना होगा और उसे बैंडेज वगैरह की सहायता से क्लोज करना पड़ेगा। स्किन से आप नहीं उसको पैक कर सकते, बट क्लोज में आप स्किन के फोल्ड से उसे पैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का दूसरा इन्फेक्शन नहीं होता है, तो उसे वहीं पर पैक कर करके सूजर वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो इसे कहते हैं क्लोज्ड एम्पुटेशन। चलिए अब लेवल ऑफ एम्पुटेशन की बात कर लेते हैं, तो ये हमें लोअर लिम्ब और अपर लिम्स में देखने को मिलता है। अब जो लोअर लिम्स होता है उसमें हमें नी के नीचे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसमें देखने को मिलता है, और जो नी है उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है, यानी नी के नीचे और नी के ऊपर दोनों तरफ, नी के नीचे और नी के ऊपर दोनों साइड में हमें इम्प्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं। और अपर लिम्स में हम देखते हैं कि जो एंकल होती है उनके ऊपर ह्यूमरस, टिबिया, फिंगर्स कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है एम्पुटेशन के लेवल, दोनों प्रकार के हमने देख लिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्री ऑपरेटिव केयर की, अब इसमें प्री ऑपरेटिव केयर में क्या आएगा, आपको एग्जाम में ये लिखना है, एग्जाम में ये चीज़ आपको पूछी जाए अगर ये क्वेश्चन, तो आपको ये प्री ऑपरेटिव केयर भी लिखना है। तो प्री ऑपरेटिव केयर में क्या आएगी, आपको यहाँ पर पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना है। पता है पेशेंट का इम्पुटेशन होना मतलब कि बॉडी का किसी भी पार्ट उसकी बॉडी से दूर हो जाना, ऐसे में उसे इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। आपको इमोशनली सपोर्ट करना है कि ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, बहुत सारे केसेस आपके पहले भी ऐसे हो चुके हैं, इस तरह से आपको इमोशनली सपोर्ट उसे प्रोवाइड करना है। क्योंकि ऐसे टाइम पे हो सकता है किसी का पैर भी कट जाता है, किसी का पूरा हाथ भी चला जाता है, फिंगर्स चली जाती है, तो उसे इमोशनली सपोर्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकेंड आता है इसमें इंकरेजमेंट करना पेशेंट को, यानी उन्हें समझाना कि आपका एक पैर ही जा रहा है, एक पैर जाने से पूरी ज़िंदगी नहीं जाती है, कुछ इस प्रकार से आपको इंकरेज करना है, मोटिवेशन उनको देना है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस, यानी कि उसे ये सारी चीज़ें बतानी है कि इसके अलावा भी आप बहुत से काम जो है वो कर सकते हैं इजीली, इसके बिना भी आपकी दिनचर्या जो है वो चल सकती है। ऑक्यूपेशनल सोशल रिबिलिटेशन की यहाँ पर ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम न्यूट्रिशनल स्टेटस भी यहाँ पर देख देख सकते हैं।
तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है जो वो भी चेक करना पड़ सकता है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या। नेक्स्ट होता है करंट मेडिकेशंस की, कौन कौन सी जो मेडिकेशन है वो चल रही है, क्योंकि इम्पुटेशन के केसेस में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि जो वो इम्पुटेशन होता है वो पूरी तरह से हील नहीं हो पाता है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है प्री ऑपरेटिव केयर में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर की क्या क्या बाद में हमें केयर जो है प्रोवाइड करनी है। सो सर्जरी वाला केस है ये, तो इसमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो पोस्ट ऑपरेटिव में हमें क्या करना है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन जो रहेगा वो चलेगा। यहाँ पर जो भी मेडिकेशन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है टाइम टू टाइम और सही सीक्वेंस में देना होता है। नेक्स्ट आएगा मिनिमाइज पेन, जो पेन रहेगा वहाँ पर पेशेंट को पेन होगा उसे मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए, जैसे उसे कंफर्टेबल पोजीशन देना, कंफर्ट डिवाइसेस उसको यूज़ करवाना, इन सबसे उसका जो पेन है वो मैनेज करा जाए। नेक्स्ट हील सर्जिकल वुंड, जो उसका सर्जिकल वुंड है उसको हील करने में फोकस करना होगा कि जो भी उसको वुंड के थ्रू जब एम्पुटेशन हुआ जो बॉडी का पार्ट कटा वहाँ पर जो वुंड रहेगा उसको जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे करा जाए, तो प्रॉपर उसको मेडिकेशन दी जाए, इस पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोपरेटिव में क्या करना है, प्रोटेक्ट द एम्पुटेटेड लिम्ब फ्रॉम ट्रॉमा, यानी जो भी पैर में या फिर जिस भी पार्ट का एम्पुटेशन हुआ है उसको ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा एक्सीडेंटल इंजरी से हमें बचाना होगा। यानी कि पेशेंट अगर कभी थोड़ा सा उठ के चले इधर उधर गिर ना जाए, या फिर किसी भी उधर जो आसपास सी चीज़ें रखी होती है जो कि पैरों पे आकर जो भी एम्पुटेशन वाला पार्ट उस पर आके गिर जाती है, तो उन सब चीज़ों से ध्यान देना होगा कि ऐसी चीज़ें ना हो पेशेंट के साथ में। एक और होता है प्रोटेक्टेड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शंस होते हैं बाहर के उनसे भी बचाना होगा एम्पुटेशन होने से। प्रॉपर तरीके से वहाँ पर हाइजीन रखनी होगी ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना लग पाए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। अब बात कर लेते हैं कि एम्पुटेशन में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन इसमें ये देखने को मिलता है हेमाटोमा। तो इससे हेमाटोमा मतलब क्या होता है कि कभी कभी सर्जरी के बाद में, यानी कि हमने वहाँ पे पूरी तरह से बॉडी का कोई सा जो पार्ट है वो रिमूव कर दिया है, अब ऐसे टाइम पे क्या होगा, आर्टरी और जो वेन्स होती है वहाँ की उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे हमें हेमाटोमा देखने को मिल सकता है। अगला होता है इन्फेक्शियस, वहाँ पर इन्फेक्शन भी लग सकते हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन में आता है कि अगर वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन नहीं रखोगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब जो क्लोज्ड इम्पुटेशन होता है उसमें स्किन फ्लैप नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो स्किन है वो भी फोल्ड की जाती है और वहाँ पर जो नेक्रोसिस है वो हो सकता है, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन और जो ब्लड की सप्लाई वो नहीं पहुँच पाएगी, जिस कारण से वहाँ के जो टिश्यू है वो भी डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट्स भी देखने को मिल सकता है, अगर जो इम्पुटेशन हुआ है वो जॉइंट के यहाँ से हुआ है तो। न्यूरोमास देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्टम्प एडिमा की कंडीशन हो सकती है, यानी कि सर्जरी के बाद में कोई सा भी कट लगने के बाद में अगर वहाँ पर कोई सा भी वुंड हो जाता है तो ऐसे टाइम पर पे एडिमा भी देखने को मिल सकता है, नेक्रोसिस भी हो सकता है, और स्टम्प पेन, यानी कि जो उस स्टम्प वाला एरिया होता है उसमें बहुत ही तेजी से पेन भी हो सकता है, क्योंकि जो पार्ट रहेगा वो फ्रीली लटका रहेगा और लटकने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा और उसके कारण वहाँ पे एडिमा भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। पूछा जाता है एग्जाम में एम्पुटेशन क्या होता है। एम्पुटेशन मतलब कि किसी भी बॉडी के पार्ट को पार्शियली और टोटली रिमूव कर देना। क्यों? ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना लगे और उसका जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने की समस्या होती है वो ना हो सके। साथ ही कोई भी वेस्ट पार्ट के बॉडी को रिमूव कर देना, उसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद